बता दो यार, अपना अपना नाम बता दो, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन आज की डेट में एक ऐसी फील्ड हो चुकी है जिसके थ्रू आप किसी अदर फील्ड में भी जा सकते हैं। तो पाइथन हर चीज में आप यूज होने लगा है। पहले इतना स्कोप नहीं था। पहले आपके पास पीएचपी थी, लैंग्वेज थी, सी थी, जावा थी। पहले जावा का बहुत ज्यादा स्कोप उठा था, बट अब पाइथन का बहुत ज्यादा है। क्यों है, क्या रीजन क्या है इसका? इसका जो मेन रीजन है वो है इसका स्कोप। और स्कोप किस में? डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, डीप लर्निंग। जितना सारा काम ऑटोमेशन से हो सकता है वो सारा काम अब पाइथन से पॉसिबल है। हर काम पॉसिबल है पाइथन से आज की डेट में। वेब में जाना चाहते हैं आप, वेब में जा सकते हैं। मैं आपको जनरली एक फ्लो बता देता हूँ मैं जो फॉलो करता हूँ पाइथन का। बेसिक और एडवांस, दो चीजें। इसके बाद आप किसी भी फील्ड में मूव कर सकते हैं। जैसे हमारे पास हो गया वेब, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स। अगर जैसे कोई पर्सन है जो आते हैं जनरली, वो जनरली इस पर्पज से आते हैं कि भाई हमें जॉब ना थोड़ी जल्दी करनी होती है। भाई हमारा बस कोर्स कंप्लीट हो जा रहा है, हमें जॉब करनी है। तो आपके लिए एक फील्ड है वेब। इसमें आपका एक फ्रेमवर्क आता है, सॉरी, एक फ्रेमवर्क आता है जेंगो। ठीक है, जेंगो। मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें तो मशीन लर्निंग में आपके पास आते हैं मॉडल्स। डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स में हमारे पास आता है स्टैट्स। ठीक है, स्टैट्स। बट डेटा साइंस को ये मॉडल्स भी आने चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे उसको अपने मॉडल्स को भी तैयार करना है। तो आपके पास मल्टीपल फील्ड भी ओपन है। एआई भी आता है इसी के अंदर, डीप लर्निंग भी आता है। आप कहीं पर भी जा सकते हैं। अब बात आती है कि हमें फॉलो पहले पढ़ना क्या चाहिए। भाई पाइथन तो ठीक है, हमने पढ़ लिया, इसके बाद मुझे क्या पढ़ना चाहिए? अगर किसी को जॉब करनी है जल्दी तो भाई वो वेब पढ़े। ठीक है, नहीं वो चाहता है कि भाई मुझे ना थोड़ा स्पेशलाइजेशन और करना है और थोड़ी स्किल्स डेवलप करनी है, तब आपके पास मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स की तरफ मूव करना चाहिए। वेब में जो आपका पैकेज मिलेगा, जनरली जो पैकेज लगता है वो थोड़ा लो रहता है, बट हाँ इसमें जॉब जल्दी मिलती है। बाकी जितनी फील्ड्स बची, इन फील्ड्स में आपके पास पैकेज हाई रहता है, बट जॉब थोड़ा लेट मिलती है। या तो आपके पास स्किल्स इतनी अच्छी हो कि हाँ भाई मेरे पास परफेक्ट, मुझे मशीन लर्निंग आता है, डेटा साइंस आता है, मैं कर लूंगा। एक सेकेंड, है ना? तो ये एक फ्लो होता है। मैं जनरली यही फ्लो फॉलो करता हूँ कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या फॉलो करना चाहिए। अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों का किसी का मशीन लर्निंग है? आपका है? और अभी नहीं है। और किसी का है? नहीं। आप लोगों का वेब है? एटलीस्ट आपको पाइथन तो ठीक है, पाइथन का बेसिक एडवांस तो ठीक है, आप इंटरव्यूज भी दे लेंगे। बट जब आप अप्लाई करेंगे ना जॉब के अंदर, तो जॉब डिस्क्रिप्शन में एक लाइन लिखी हुई देखेंगे कि आपको एटलीस्ट इनमें से कोई ना कोई चीज आनी चाहिए। जनरली नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर ये देखने को मिलेगा आपको, वेब। फिर आप वेब को सोचेंगे भाई ये जेंगो क्या है, जेंगो क्या है, फिर आप दोबारा से कोर्स करेंगे। तो मैं जो सजेस्ट करता हूं कि अगर आपको जॉब जल्दी चाहिए तो आप इसको लेकर ही चलिए साथ में। ठीक है, आपको अच्छी जॉब करनी है, रेपुटेशन बनानी है अपनी मार्केट में, तो आप मशीन लर्निंग और डेटा साइंस करिए। ठीक है, इनका पैकेज भी हाई रहता है, इनके प्रोजेक्ट्स भी अच्छे होते हैं, तो आप फॉलो ये कर सकते हैं। बट ठीक है, हमें तो पाइथन से स्टार्ट करना है, तो हम पाइथन से स्टार्ट करेंगे। अब बात आती है कि पाइथन बनाई किसने? सर उससे पहले ये एक्सप्लेन कर देंगे कि वेब क्या काम करता है, हाँ मशीन लर्निंग क्या काम करती है, और हाँ, एआई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं बात करूं, हमने देखा तीन पार्ट थे हमारे पास। एक है वेब, मशीन लर्निंग या डेटा, मशीन लर्निंग हो गया, एआई हो गया, ठीक है, और डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स, यहीं पे कंसीडर कर लीजिए इसको। वेब की अगर हम बात करें तो वेब क्या है, कोई बताएगा? वेब से क्या मतलब है मेरा? नाम से तो साइट हो गया, साइट हो इंटरनेट हो गया, गया। बिल्कुल। जो हमारे ब्राउजर्स पे चलते हैं, जो सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशंस, जो वेबसाइट्स चलती हैं वो आपकी ब्राउजर पे चलती हैं, वो हमारा वेब में आता है। तो पाइथन डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं करता है उसके साथ, वेब के साथ। तो आपको फ्रेमवर्क जो आया हमारा, जेंगो आया। इससे पहले एक और फ्रेमवर्क यूज होता था जिसका नाम है फ्लास्क। ये भी यूज होता था, बट फ्लास्क एज कंपेयर टू जेंगो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझने के पर्पज से भी और यूज करने के पर्पज से भी। जेंगो बहुत ईजी है, आपको समझ में भी आएगा, सारे काम आएंगे इसके अंदर, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप सब आ जाएगा। मशीन लर्निंग की बात करें तो मशीन लर्निंग में बेसिकली होती है प्रिडिक्शंस।
जैसे वेदर प्रिडिक्शन, ठीक है, स्पैम फिल्टर। आपने देखा होगा कि भाई आप ईमेल देखते हो जनरली, तो आप उसको कैसे पता कि आपका एक ईमेल स्पैम है या एक स्पैम नहीं है? किससे करते हैं? मशीन लर्निंग से करते हैं। एआई की बात करूं तो एआई में आपके रोबोट्स की जो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं या फिर आप जो जनरली रोबोट्स बनाते हैं वो आपका एआई में आता है। जैसे आपने एक रोबोट सुना होगा सोफिया करके, वो एआई का एक एग्जांपल है। आपने बॉट्स भी सुने होंगे, चैट बॉट्स जो बनते हैं जनरली, वो भी आप एआई से बना सकते हैं। जारविस आपने सुना होगा, एवेंजर्स तो सबने देखी होगी, है ना? एवेंजर्स में वो जारविस जारविस है ना? नहीं सुना? देखिए किसी ने एवेंजर्स? नहीं देखी? कोई बात नहीं, चलो। मूवी है बेसिकली मार्वल्स की, उसमें आपको मिलेगा, देखना उसको, उसमें आपको एआई का रोल भी दिखेगा। डेटा साइंस में आपका ज्यादातर होता है विजुअलाइजेशन, कि मैं ऐसा क्या करूं अपनी कंपनी के लिए, मुझे पता चले कि मेरी कंपनी किस पर्पस से या फिर किसकी वजह से ग्रोथ नहीं कर पा रही है। उसको आइडेंटिफाई करना आपका डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स में आता है। यहाँ पर आपके पास डेटा है पूरा का पूरा, पहले पास्ट ईयर का बहुत सारा डेटा है, सारा का सारा लिया आपने, मॉडल तैयार किया और फिर आपने अपनी टेक्निक लगाई, अपने मॉडल्स तैयार किए कि भाई ये फीचर्स की वजह से मेरी कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही थी। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि जनरली आप ग्राफ्स वगैरह देखते हो, क्यों यूजफुल है वो ग्राफ्स? क्या फायदा उन ग्राफ्स का? आप पाई चार्ट देखते हो, बार चार्ट देखते हो, ये सब देखते हो ना, क्या फायदा है इनका? इजी रहता है, रीडेबल रहता है रीडेबल और रहता है, पास हिस्ट्री रीड सही आउट बात है। करने में भाई परफॉर्मेंस मेरा रीड आउट। मैनेजर नॉन टेक्निकल पर्सन है, मुझे उसे अगर कुछ समझाना है तो मैं उसे कोडिंग थोड़ी ना दूंगा बैठ के, मैं उसे ग्राफ दिखा दूंगा, ये रहे आपके पास ग्राफ है, आप इससे क्या समझ पा रहे हैं, वो मेरा काम है समझाना। ठीक है, तो वो सारा काम डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस में आता है। तो ये काम है इन सबके, अलग अलग सबके हैं। मशीन लर्निंग में भी आपको एक एग्जांपल देता हूँ मशीन लर्निंग का। नेटफ्लिक्स आप लोग सभी देखते हो मेरे हिसाब से, सही है? मशीन लर्निंग में आप, सॉरी, नेटफ्लिक्स में आप मूवी सर्च करते हो, हॉरर की मूवी आपने सर्च की, तो नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा से वहां पर आए तो आपको उसी से रिलेटेड एक लिस्ट दिखाता है, रिकमेंडेड करके जो आता है आपके पास। वो मशीन लर्निंग हुआ या वेब का पार्ट हुआ? वेब नहीं हुआ, मशीन लर्निंग। उसमें जो काम हो रहा है वो जो आपको निकाल कर ला कर दे रहा है वो मशीन लर्निंग है। इसी तरह अमेजोन पे जो फिल्टर सर्चेस लगे होते हैं, जिस पे आप सर्च करते हो, वहां पर भी मशीन लर्निंग यूज होती है। तो जहां जहां अभी आप देखते हो, अब तो और डेवलप होता जा रहा है इस चीज को, पहले जावास्क्रिप्ट से होता था, बट आप वो देखते हो। एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको, उबर का आप डायनेमिक प्राइस देखते हो, उबर बुक करते हो आप लोग, जी। है ना? जब हम बुक करते हैं उबर को, तो वहां पर दिखाता है कि मैं अभी अगर यहाँ पर हूँ और मेरे पास बहुत सारी राइड्स हैं, तो जनरली मेरे पास फेयर थोड़ा कम दिखाएगा, है ना? जैसे ही वो राइड्स कम होने लगी तो उनका प्राइस बढ़ने लगा, अपने आप बढ़ रहा है। किससे हो रहा है ये काम? मशीन लर्निंग से हो रहा है। तो डायनेमिक फेयर प्राइस बोलते हैं इसको, कि कैसे प्रिडिक्ट किया जाए। तो वो इसी तरीके से प्रिडिक्शन करते हैं, या मेरी डिस्टेंस कितनी है, मेरे पास आसपास के एरिया में कितनी राइड्स हैं, अगर राइड्स ज्यादा हैं तो मैं लो कर दूंगा अपना प्राइस। हाँ बताओ। सर इसमें इनकॉग्निटो रोल होता है, जैसे हम अगर फोन को इनकॉग्निटो पे लगा दें हम्म, तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इनकॉग्निटो मोड का मतलब क्या है, कोई बताएगा? क्या हो रहा है उससे, क्यों यूज करते हैं उसको जनरली? हाँ, ऐसा नहीं। दिखाता हूँ। अभी जो मैंने पेज ओपन किया हुआ है, ये एक नॉर्मल वेब पेज है, ठीक है? यहाँ पर अगर आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दिखेगा न्यू इनकॉग्निटो विंडो, इस पर क्लिक करेंगे अगर आप, तो एक ऐसी विंडो ओपन होकर आई। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, पढ़िए ध्यान से, मैं दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ क्या हो गया। यहाँ पर देखिए, क्रोम वुड नॉट सेव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को वो स्टोर नहीं करता, ठीक है? कुकीज और साइट का डेटा भी स्टोर नहीं करता, ठीक है? आपने जो फॉर्म में इंफॉर्मेशन फिल की थी उसको भी वो स्टोर नहीं करता। आपने कुछ वेबसाइट्स पर आप जाते हो तो आपके पास लिख कर आता है ना कि एक्सेप्ट द कुकीज, वो क्यों आ रहा है, वो क्या करता है? जब किसी वेबसाइट पर आप जाते हो ना, तो जिस भी वेबसाइट के ऊपर ये लिख कर आ रहा है एक्सेप्ट द कुकीज, आपने जैसे ही एक्सेप्ट किया, उसने क्या किया उस टाइम पर, एक इंफॉर्मेशन, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके ब्राउजर के अंदर डाल दी। अब जैसे ही हम नेक्स्ट टाइम दोबारा से विजिट करेंगे तो ऑलरेडी फिल्ड आएगी वो इंफॉर्मेशन। आप देखते हो कभी टाइप करके दिखता होगा आपको। आता है। वो ये इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करता। हिस्ट्री आप देखते हो जनरली, है ना? इनकॉग्निटो मोड में हिस्ट्री भी आप सेव नहीं करते, ये नहीं करता, मतलब जिनके पास भी इनकॉग्निटो मोड होता है वो कोई स्टोर नहीं करता है। अभी के टाइम पे एक वेबसाइट, एक ब्राउजर आया है ब्रेव, सुना है किसी ने? ब्रेव ने क्या किया, फास्ट क्यों है वो इसलिए फास्ट है
क्योंकि वो आपकी ना ब्राउजिंग सॉरी कुकीज को स्टोर ही नहीं करता, ऐड भी नहीं दिखाता। तो जितना जितना ज्यादा ये कम होगा ना डेटा, उतनी ज्यादा वो फास्ट होगा। इसीलिए वो ब्रेव आया, इसलिए वो फास्ट भी है। ठीक है, तो ये कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई। आप नॉर्मल अगर वेबसाइट को सर्च कर रहे हो, google.com डाल रहा हूँ, तो गूगल की इंफॉर्मेशन जा रही है उसके पास, उसके सर्वर पर जा रही है, बट आपका क्रोम उसकी हिस्ट्री को इंफॉर्मेशन में सेव नहीं कर रहा है। बस ये फर्क है। यहाँ पर आप अगर आप देख पा रहे हैं तो देखो ये लिख कर आया ना, योर एक्टिविटी माइट बी स्टिल विजिबल टू वेबसाइट यू विजिट। जो भी मैं वैसे डालूंगा उसको पता है कि हाँ आपने डाली है। दूसरा, योर एम्प्लॉय और स्कूल, मतलब जिसके भी वाईफाई से आप कनेक्टेड है उनके पास, आईएसपी जिसे हम बोलते हैं, उसके पास भी वो इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर भी दे रखा होगा आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसको भी इन्फॉर्मेशन पता है। ठीक है, तो जनरली जो हम वीपीएन वगैरह यूज करते हैं और फिर इनकॉग्निटो मोड में चलाते हैं, क्या फायदा उनका? कुछ बताए क्यों वीपीएन यूज कर रहे हैं हम? नहीं, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कैसे? क्योंकि कोई वीपीएन data- सुना है? यस सर, हाँ। पबजी बैन हो गई तो लोग वीपीएन से करते क्यों? और चल भी रहा था, तो हो क्या रहा था वहां पर? रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता कि ये मतलब कहाँ पे और कैसे चल रहा है। VPN VPN स्टोर नहीं कर रहा था, कुकीज नहीं रख रहा था इसलिए। नहीं, वीपीएन का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आपने जैसे ही वीपीएन को ओपन किया, ठीक है, आपने कनेक्ट किया किसी के सर्वर से, वो सर्वर आपके इंडिया के सर्वर का नहीं होता, वो किसी बाहर के सर्वर से कनेक्ट करता है। भाई इंडिया में बैन है ठीक है, बट मैं किससे सर्विस ले रहा हूँ? बाहर से सर्विस ले रहा हूँ। ठीक है, आपकी आईपी भी वो चेंज करके दे देगा आपको, बट स्टिल वो भी आप ले सकते हो डेटा। जनरली गवर्नमेंट को सब पता है कि भाई आप वीपीएन चला रहे हो, सबको पता है। ठीक है, तभी वो इस तरीके से यूज करते हैं, इसलिए वो पेड सर्विस है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आप डार्क वेब में बहुत ज्यादा यूज करते हो, ताकि आपके सिस्टम की आईपी एक्चुअली किसी को पता ना चल पाए। डार्क वेब में किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कहाँ से कहाँ जा रहा है डेटा, हर एक सेकंड में आईपी चेंज होती है। तो जितनी ज्यादा एनोनिमस होगी आईपी, कभी किसी को कोई ट्रैक ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वर्चुअल प्राइवेट इसलिए यूज किया जाता है ताकि मेरी आईपी मुझे शो ना हो, मतलब मेरे सर्विस प्रोवाइडर को शो ना हो, उसे पता चले मैं बाहर से कहीं से यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ये पाइथन से रिलेटेड नहीं है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इसके बाद आते हैं, चलो दोबारा से अपने पाइथन पे ही चलते हैं। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे यार, कुछ कह रहे थे आप। ये वाला समझ में आया? आप पूछ रहे ना किसमें क्या डिफरेंस है। हाँ, ये कुछ हाँ, इसके बाद थोड़ा सा पाइथन स्टार्ट करते हैं। पाइथन की अगर मैं बात करूं तो किसने बनाया, कौन थे इसके फाउंडर? शुभम, जी सर। पता है आपको किसने बनाया पाइथन? नो सर। पाइथन के जो फाउंडर थे वो थे, आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है? हम्म यूडो वैन रॉसन 1991 में बनाया था इन्होंने। बेसिकली हिस्ट्री वगैरह इतनी मैटर नहीं करती है, बट फिर भी ठीक है, देख लेते हैं। इसका नाम पाइथन ही क्यों है? कोई फिल्म उसको पसंद थी, उसका कैरेक्टर कोई पता नहीं, कैरेक्टर नहीं था, एक्चुअली एक टीवी शो आता था, सर्कस का शो था वो। उस शो का नाम था मॉन्टी पाइथन, वहां से इंस्पायर हो गए इन्होंने इसका नाम पाइथन रखा था। ठीक है, तो जनरली हिस्ट्री है, कोई मतलब नहीं है हमारे को। अब पाइथन के जो अभी वर्जन चल रहा है वो चल रहा है 3.10, है ना। इससे पहले का एक वर्जन था पाइथन 3.2, सॉरी नॉट 3.2, 2 के जितने भी सारे वर्जन्स आए थे उनमें जो सिंटेक्स थे वो पाइथन 3 से बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत सारे फंक्शंस मिलेंगे आपको, बट स्टिल अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो वहां पर लिखा रहता है कि आपको कौन सा वर्जन आता है। पाइथन 2 आता है, पाइथन 3 आता है। भाई हमें तो लेटेस्ट वर्जन ही आएगा क्योंकि हम लेटेस्ट पे काम करते हैं, बट आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए डिफरेंट कहाँ कहाँ है। बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो अब यूज होने लगे हैं, पहले नहीं होते थे। सिंटेक्स पूरा ही डिफरेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि पाइथन कैसी लैंग्वेज है। भाई सी है मेरे पास, C++ है, जावा है, पाइथन है, 4 लैंग्वेज में ले रहा हूँ। 4 लैंग्वेज में से C++, जावा कैसी लैंग्वेजेस हैं, किस पे वर्क करती हैं ये? किसी को पता है? मैडम आपको तो पता होगा, CS से हो नहीं? चलो ठीक है। C++ या जावा, अगर हम इनकी बात करें तो ये कंपाइलर लैंग्वेजेस है। अब ये कंपाइलर का मतलब क्या है? सुना है किसी ने टर्म कंपाइलर?
हाँ, क्या मतलब है? कि जो प्रोग्राम को रन करने से पहले उसको चेक करते हैं सही है गलत है। ठीक है, ओके। और हाँ, बिल्कुल ठीक है। और चलिए, कंपाइल का मतलब क्या है? अगर मैं कंपाइलर भी छोड़ दूं, अभी कंपाइल का मतलब क्या है? जोड़ना मतलब एक साथ करना। जब भी हम सी सी प्लस प्लस में कोड लिखते हैं या जावा में कोड लिखते हैं, तो हमारा कोड कंपाइल होता है, पूरा का पूरा एक बार में कोड आपका रन होगा, उसके बाद किसी में कन्वर्ट होगा। जैसे आपने कहा बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। इस आपके प्रोग्राम में कहीं पर भी एरर हुई, वो आपको एंड में जाकर ही पता चलेगी कि कहां पर एरर थी। सिंटेक्स कैसा होता है सी या सी प्लस प्लस जावा के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूं। आप लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio dot h int main curly brackets print f, इसमें आप लिखते हो हेलो और फिर आप लिखते हो रिटर्न 0। सिर्फ मुझे ये हेलो प्रिंट करना था, इस इतने सी लाइन के लिए मुझे सी के अंदर इतनी लाइन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और सेकंड, इसमें आप सेमीकोलन भी लगा, कंपलसरी है, आप स्किप नहीं कर सकते सेमीकोलन। अगर आपने मिस कर दिया, एरर। तो भाई सी के अंदर इतना कोड है, कंपाइल करेगा, ठीक है, रन कराएगा, उसके बाद कन्वर्ट करेगा कि कहीं एरर हुई तो आपको एंड में जाकर पता चलेगी। सी सी प्लस प्लस जावा आपकी कंपाइलर लैंग्वेजेस हैं। पाइथन कैसी लैंग्वेज है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। अभी इंटरप्रेटर का मतलब क्या है? इंटरप्रेटर का मतलब है लाइन बाय लाइन को रीड करना। अब जैसे अगर मैं इसी को बोल रहा हूं कि अगर ये पाइथन का कोड होता, तो सबसे पहले मेरी ये लाइन रीड होती, फिर ये लाइन रीड होती, फिर ये लाइन रीड होती, फिर ये, और कहीं पर भी एरर होती तो वो उसी लाइन पर रुक जाता, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, सी सी प्लस प्लस जावा कंपाइलर लैंग्वेजेस है, पाइथन एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। आपके अकॉर्डिंग दोनों, इन सब में से सबसे फास्ट कौन है? एग्जीक्यूशन के मामले में सबसे फास्ट कौन है? पाइथन का भी सिंटैक्स दिखाता हूं। ये सी का सिंटैक्स है जिसमें आपने हेलो प्रिंट कराने के लिए सिर्फ इतना सारा कोड लिखा। पाइथन के अंदर अगर आपको हेलो प्रिंट करना है तो सिंपल एक लाइन लिखते हैं हम लोग, प्रिंट ओनली हेलो, बस इतना ही लिखना है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके अकॉर्डिंग सी सी प्लस प्लस जावा पाइथन, इन सब में से फास्ट लैंग्वेज कौन सी है? तो आप क्या कहेंगे? पाइथन। पाइथन मैडम, पाइथन, 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 ठीक है। शुभम साहब कौन सी फास्ट है? पाइथन। गलत, ठीक है। सी सी प्लस प्लस जावा आपकी फास्ट है एज कंपेयर टू पाइथन। पाइथन एक स्लो लैंग्वेज है। क्यों ऐसा? भाई इसमें एक ही लाइन लिखी थी, इसमें 10 लाइन लिखी है, फिर भी ये स्लो है। तो सोचो, अगर मैंने 1000 लाइन सी के अंदर लिखी है, ठीक है, और 1000 लाइनें मैंने पाइथन के अंदर लिखी है, और अब लाइन बाय लाइन रीड करता है पाइथन, तो पहले कौन सी रीड हो जाएंगी? इधर कंपाइलर वाली या ये 1000 लाइनें पाइथन वाली? ऑब्वियसली कंपाइलर वाली। तो और समझते हैं इसको, कोई लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज जितनी क्लोज होगी हार्डवेयर के, वो उतनी ही ज्यादा फास्ट होगी। आप लोग गेम वगैरह खेलते हो, पीसी के गेम खेलते हो ना, आप डाउनलोड करते टाइम वो आपसे पूछता है कि आपके हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। भाई आपसे पूछता है 4 GB की रैम होनी चाहिए कम से कम, ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, है ना, हार्ड डिस्क जितनी होनी चाहिए, ये पूछता है ना आपसे। क्यों पूछ रहा है वो ऐसा? वो इसलिए ऐसा पूछता है क्योंकि जितना अच्छा आपका हार्डवेयर होगा उतना स्मूथ वो गेम चलेगा, ठीक है। तो जितने भी गेम्स वगैरह बनाए जाते हैं ना, वो आपके सी प्लस प्लस के अंदर बनाए जाते हैं ताकि वो फास्ट चल सके। ध्यान रखिएगा, सी और सी प्लस प्लस आपकी फास्ट है, फिर उसके बाद जावा है, और सबसे स्लो आपकी पाइथन है, ठीक है। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? कुछ समझ में आया? समझ में आया। आया ना समझ में? ठीक है। अब बात करते हैं थोड़े से सिंटैक्स की या पाइथन की। अगर हम बात करें तो पाइथन के लिए हमें, भाई ये मेरे पास एक एडिटर है, ठीक है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ आपको डाउनलोड कहाँ से करना है। एक सेकंड, मैं इनको
आपको पहले सबसे पहले python.org पर जाना है। यहां से आप पाइथन को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, मैंने वहां पर शायद स्क्रीन शेयर दूसरी की हुई है, एक सेकेंड यार। आपको python.org पर जाना है। यहां पर आपको डाउनलोड्स मिलेगा और यहां पर जैसे ही आप होवर करेंगे तो आपके पास लिख कर आएगा 3.10, मतलब 3.10 का वर्जन चल रहा है इस टाइम पर। ये अभी आया था रिसेंटली, सितंबर के आसपास आया है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, किसी के भी सिस्टम में विंडो 7 तो नहीं है, क्योंकि विंडो 7 अगर किसी के सिस्टम में है तो वो ये सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, पाइथन 3.8 के बाद एक भी वर्जन नहीं है जो आपके विंडो 7 को सपोर्ट करेगा। ओके, इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद जब ऐड टू पाथ वगैरह सब कर दीजिएगा, इसके बाद आपको अपने विंडोज में सर्च करना है IDLE। कुछ ऐसी ब्लैंक विंडो ओपन होगी आपके पास। ऐसी, ठीक है, ब्लैंक विंडो। अब ये IDLE क्या है, यहां पर देखो मेरे पास क्या लिख कर आ रहा है 3.90। मेरा जो वर्जन है डाउनलोडेड वो 3.90 का वर्जन है। यहां पर आपके पास ये 3 एरो दिखा रहा होगा, है ना, ये वाले दिख रहे हैं आप लोगों को। इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट, और ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब है आपका पाइथन रेडी है आपके इंस्ट्रक्शंस को लेने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज IDLE का मतलब क्या है? IDLE का मतलब है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, एक होता है IDE और एक होता है IDLE। ये IDLE है, इसको आप IDE बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, IDE का मतलब होता है कि आप अपना कोड किसके ऊपर लिखेंगे। आप नोटपैड पर लिख रहे हैं, नोटपैड प्लस प्लस पर लिख रहे हैं, एनाकोंडा यूज कर रहे हैं, आप कोई भी यूज कर रहे हैं, वो सब आपके लिए आईडीज है। ठीक है, ये जो आप आईडीज देख रहे हैं, यहाँ पर जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, जैसे मैंने अभी कहा कि आपका पाइथन रेडी है आपके इंस्ट्रक्शंस को लेने के लिए। अगर मैं यहाँ पर भी अपना कोड लिखना स्टार्ट करूं, जैसे प्रिंट लिखा मैंने, प्रिंट सिंपल मैंने हेलो लिख दिया। अगर मैं इतना भी करता हूं, एंटर किया, हेलो आ गया, तुरंत के तुरंत आउटपुट आपको लाकर दे देगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा, इसी का आपको एक ब्लैक विंडो भी मिलता है, उसको हम कंसोल बोलते हैं। यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो ब्लैक वाला विंडो आप देख रहे हैं, ये जो ब्लैक विंडो आप देख रहे हैं, ये पाइथन का कंसोल है। ठीक है, यहां पर भी आपका पाइथन रेडी है आपके इंस्ट्रक्शंस को लेने के लिए। यहां पर भी आप कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे जैसे एंटर प्रेस करते जाएंगे वैसे वैसे आउटपुट भी मिलता जाएगा आपको। आपने अगर लिखा प्रिंट हेलो, एंटर किया आपने, हेलो मिल जाएगा। सही है, तो सबसे पहला टास्क, मतलब सबसे पहला काम क्या है आप लोगों के लिए कि आप ये लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्या करना है? हाँ, ये जब दोनों सेम ही काम कर रहे हैं तो ये दो अलग अलग ये वाला ना, कंसोल और इसका क्या मतलब? बिल्कुल भाई। सोचो, मैंने एक लाइन लिखी, मुझे तुरंत के तुरंत आउटपुट मिल गया, सही है, बट क्या मैं एक ही लाइन लिखूंगा हर बार? मैं तो कम से कम 50-60 लाइनें लिखूंगा कोड में, तो एक साथ रन करनी चाहिए वो तो, तब इसको यूज नहीं करते कंसोल को ऑब्वियसली। इसमें हम आउटपुट देखेंगे। अब बात आती है, जब हमने ये डाउनलोड कर लिया तो हमें एक और चीज यूज करनी है, एक और डाउनलोड करना है हमको, जिसको हम बोलते हैं VS कोड। ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, VS कोड आपको कैसे दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा। इसमें देखिए पाइथन का कोड लिखा हुआ है सारा, जितना भी आप अभी देख पा रहे हैं ये सब पाइथन का कोड है। VS कोड को आप डाउनलोड करेंगे इंडस्ट्री में, मतलब आप कंपनीज वगैरह में अप्लाई करेंगे ना, तो आपको ये VS कोड आना चाहिए। क्यों ऐसा? कंपनीज क्यों मांगती हैं VS कोड आना चाहिए आपको? ऐसा क्यों है? VS कोड एक एडिटर है, ठीक है ना, जिसमें आप कोड लिख सकते हो किसी भी लैंग्वेज का। सबसे बड़ा फायदा इसका ये है। VS कोड के अंदर भाई, वेब की अगर मैं बात करता हूँ, वेब में मुझे HTML आनी चाहिए, CSS आनी चाहिए, बूटस्ट्रैप आनी चाहिए, पाइथन तो आनी ही चाहिए, है ना। सबके सिंटेक्स तो अलग अलग है, तो मैं पाइथन में तो हर चीज का सिंटेक्स नहीं लिख सकता। तो मुझे कोई कॉमन प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें मैं सारी कोडिंग कर सकूं। तब हमारे पास आता है VS कोड। इसके अंदर आप कितनी भी और कोई सी भी लैंग्वेज लिख सकते हैं, C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, HTML, CSS, जो आपका मन करता है, PHP, कुछ भी, सब इसको डाउनलोड करिए, कोड लिखना स्टार्ट करिए, चल जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या डाउनलोड करना है आपको?
एक आपको डाउनलोड करना है एनाकोंडा, एनाकोंडा प्रोडक्ट्स इंडिविजुअल करके आपको मिलेगा, ये वाला। यहां पर आपको लिख कर आएगा एनाकोंडा इंडिविजुअल एडिशन। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर, इसको इंस्टॉल करिएगा अपने सिस्टम में। इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा इसका। आपको यहाँ पर सर्च करना है नेविगेटर, एनाकोंडा नेविगेटर, डाउनलोड करने के बाद और इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है। यहाँ पर अगर इसको चलाएंगे, थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसका बजा भाई। टाइम लगाएगा ये थोड़ा सा। सर्च बार पे सर्च करना है। नेविगेटर, एनाकोंडा नेविगेटर डाल देंगे तब भी आ जाएगा। लोडिंग एप्लीकेशंस, जहां पर समझ में ना आए मुझे बता देना यार, बीच में ही रोक देना, जैसे ही लगे आप लोगों को कि ज्यादा हो रहा है वैसे ही रोक देना, ठीक है। तो देखिए इसका इंटरफेस जब आप डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे और रन कराएंगे तो इसका इंटरफेस आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। इसमें आपके पास बहुत सारे एडिटर्स हैं। जो हम VS कोड की बात कर रहे थे इसके अंदर भी है, ठीक है, यहाँ से यूज कर सकते हैं आप, बट घाटा है यहाँ से यूज करने का। क्या कि भाई यहाँ पहले एनाकोंडा को लोड करेगा, वो एनाकोंडा चलेगा, फिर उसके बाद VS कोड चलाओगे, वो टाइम लेगा, तो बहुत टाइम टेकिंग है। VS कोड को आप अलग से कर सकते हो। इसके अंदर आपको मेन क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ। इसमें से जो 90% जो जैसे डेटा साइंस कोई कर रहा है या डेटा एनालिटिक्स कर रहा है या मशीन लर्निंग कोई कर रहा है, अगर कोई वो पर्सन है, ऐसा कोई पर्सन है, तो वो यूज करता है जुपिटर नोटबुक। इसके अंदर भी आप कोड लिख सकते हो। इसका इंटरफेस मैं आपको दिखा दूंगा। दूसरा है स्पाइडर, ये वाला, इसके अंदर भी आप पाइथन का कोड लिख सकते हो। ये सब इंडिविजुअल पाइथन के लिए ही बनाए हैं, जुपिटर, स्पाइडर, पाइचाम प्रोफेशनल और पाइचाम कम्युनिटी, दोनों ही एक पेड है इनमें से बेसिकली, ठीक है। तो ये जो वर्जन्स है, ये पाइचाम हो गया, ये जुपिटर हो गया, ये नोटबुक हो गया, ये सब अगर कोई डेटा साइंस का पर्सन है तो वो जुपिटर यूज करेगा। सेम मशीन लर्निंग का भी है, अगर डेटा साइंस का तो स्पाइडर भी यूज कर सकता है, ठीक है। कोई अगर आपको ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जो हैवी एप्लीकेशन है, तब आप यूज करते हो पाइचाम को। पाइचाम के भी अंदर आप कोड लिख सकते हो पाइथन का, कोई इशू नहीं है। ये सब एडिटर्स ही हैं। बाकी जो आप बच गए इनमें, उनका अलग अलग काम है। आर एक लैंग्वेज आती है उसके लिए, बेसिकली इसमें अलग कोडिंग होती है, ठीक है। बाकी सब आपके काम के नहीं है, ठीक है। तो इसमें से सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है जुपिटर नोटबुक। ये आपका कहाँ यूज होता है, मतलब आप जब इसको रन कराएंगे, मेरे पास इंस्टॉल लिख कर आ रहा है ना, आपके पास लिख कर आएगा लॉन्च, ठीक है। मेरा अभी मैं इसको चलाऊंगा नहीं चलेगा, बट मैं इसको इंडिविजुअली चला सकता हूँ। तो आप अगर किसी पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप दो चीजों का यूज करिएगा, एक तो जुपिटर नोटबुक और दूसरा VS को, ठीक है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं चल रहा है, बाई चांस हो सकता है भाई कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी नहीं चल रहा है, तब आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं तो आप यूज कर सकते हैं रेपलेट। ये जो आप देख रहे हैं जिस पे मैं भी लिख रहा था, ये है रेपलेट का प्लेटफॉर्म। ये ऑनलाइन चलेगा, बट ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ ये साइड में जो व्हाइट स्पेस देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, यहाँ पर आप अपनी कोडिंग लिख सकते हैं और जैसे ही रन कराएंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो उसका आउटपुट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बताओ, तो आपके पास बहुत सारे हैं, कोई भी यूज कर लीजिए। मैं बता देता हूँ फिर से। एक है आपके पास VS कोड, जुपिटर, स्पाइडर, पाइचाम
पाइचाम के दोनों वर्जन, प्रोफेशनल और कम्युनिटी, ठीक है। इनमें से आप कोई भी यूज करिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और ऑनलाइन के लिए रेपलेट है, ओके। आप बताइए, कोई इशू हो, किसी को कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी हो, बताओ। कुछ ना समझ में आ रहा हो तो वही बता दो। अभी सिर्फ हम देख रहे हैं कि कहाँ लिखना है ये सबको, बताइए। कुछ कोई क्वेश्चन? नहीं सर। सही है, चलिए। अब हम एक छोटा सा फंक्शन देखते हैं जिसका नाम है प्रिंट। प्रिंट सबसे कॉमन फंक्शन है। अब फंक्शन क्यों बोल रहा हूं? जब भी आप किसी प्रोग्राम लिख रहे हैं और आप देखें कि भाई ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, राउंड ब्रैकेट्स लगे हुए हैं किसी वर्ड के आगे, तो वो आपके लिए फंक्शन है, ठीक है। जैसे इसमें प्रिंट है, प्रिंट के आगे ब्रैकेट्स लगे हुए, तो एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है जिसका कुछ अपना एक काम है। क्या काम है? प्रिंट करना। अब प्रिंट करने का मतलब क्या हुआ? मतलब अगर मुझे कुछ आउटपुट चाहिए, जैसे आप नॉर्मली बोलते हो ना कि भाई जाओ साइबर कैफे पे और प्रिंट करवा कर ले आओ, हार्ड कॉपी जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी आप कोड लिखोगे उसका आउटपुट मुझे कहीं ना कहीं तो चाहिए, तो वो आउटपुट आपको कहाँ मिलेगा? इस ब्लैक स्क्रीन पर, इस कंसोल पर। इसके अंदर आप कोड लिखते हैं, मैंने लगाया डबल कोट्स और इसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो हाउ आर यू। प्रिंट के अंदर डबल कोट्स के अंदर अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है आपके कंसोल पर, चाहे आप कुछ भी लिख रहे हैं। आपने रामायण लिख दिया, वो ऐसे प्रिंट हो जाएगी। रन कराएंगे अगर आप इसे, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तुरंत कर दो, आउटपुट मिलेगा। अब ये चाहे तो डबल कोट्स हो, चाहे तो सिंगल कोट्स हो, पाइथन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप कैसे भी लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर तब भी चलेगा, सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे कुछ भी तब भी चलेगा। रन किया मैंने अगर इसको, सही है। पर इनको बोलते क्या है भाई? ये है क्या एक्चुअली? डबल कोट्स के अंदर हमने लिख तो दिया, बट ये है क्या? इनका भी तो कुछ मीनिंग होगा ना, इसका कुछ नाम होगा। इनको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग चाहे आपने सिंगल कोट्स में लिखी है, चाहे आपने डबल कोट्स में लिखी है, दोनों ही आपके लिए क्या है? स्ट्रिंग है, ठीक है। ओके, चलो। अगर आपने नंबर लिखा है, नंबर को आप कभी भी ना तो डबल कोट्स में ना ही सिंगल कोट्स में लिखें, नॉर्मली नंबर लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसको रन कराएंगे, ये भी प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने प्रिंट 5.6 लिखा है, ठीक है, रन किया, ये सब ऐसे ही चल जाएंगे नॉर्मली। ये दोनों तो मेरे लिए हो गए क्या? स्ट्रिंग, सही है। ये क्या हुआ मेरे लिए? इंट। नंबर क्या होते हैं? इंटीजर नंबर्स होते हैं, तो इनको इंटीजर्स बोलते हैं। ये क्या है? फ्लोट। पॉइंट्स हमेशा फ्लोट कहलाते हैं, नॉर्मल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, और डबल कोट से सिंगल कोट्स में आते हैं, वो आपके लिए क्या है? स्ट्रिंग्स है। तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पर इस 45 को कुछ ऐसा कर दिया, तो ये क्या है? एक स्ट्रिंग है या नंबर है? स्ट्रिंग या इंटीजर? स्ट्रिंग, ठीक है, ओके। क्या होगा? तो ये हमारे लिए क्या है? एक स्ट्रिंग है। क्यों है? क्योंकि हमने डबल कोट्स के अंदर इसको पैक कर दिया, ठीक है। अगर सिंगल कोड करेंगे तो भी स्ट्रिंग, भले ही इसके अंदर आपने कुछ भी लिखा हुआ है, आपने डबल कोट्स लगा दिया, सिंगल कोट्स लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, वो हमेशा उसके अंदर आपने कुछ भी लिख दिया, जैसे ही आपने डबल कोट से सिंगल कोट यूज कर लिए, उसी टाइम पर वो स्ट्रिंग बन गई, सही है। चलिए अभी इनको हटाते हैं, इस पे वर्क देखते हैं थोड़ा सा। मैंने यहाँ पर हेलो हाउ आर यू लिखा है, सही है ना। हेलो के अंदर, हेलो हाउ आर यू के अंदर, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ मैं, यहाँ पर मैंने सिंगल कोट्स लगा दिए, डबल कोट्स है, उसके अंदर सिंगल कोट्स है। तो अगर मैं आपसे अब आउटपुट पूछूं, तो आपके अकॉर्डिंग क्या आउटपुट आएगा? सिंगल कोट्स आएंगे या नहीं? वो भी आएगा। वो भी आएंगे, ठीक है, ओके। और कोई?
हेलो हाउ। हेलो हाउ, ओके ठीक है। बताइए साहब, नाम भूल गया यार मैं आपका। सुनिए सर, सुनिए। सुनिए, थोड़ा टाइम लगेगा यार, बहुत टाइम लगेगा, आपका तो याद हो गया। बताइए अनमोल मैडम, क्या आउटपुट आएगा? नहीं आएंगे सर, चलिए आपने कहा आएंगे, ठीक है। तो भाई जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले कहा कि डबल कोट्स के अंदर आप कैसा भी लिख देंगे वो एज इट इज ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। तो मतलब इसके अंदर डबल कोट्स और सिंगल कोट्स आएंगे, ठीक है। सही है, समझ में आ रहा है मतलब। बट अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो, अब ऐसा कर दूं तो, अब यही आएगा, यही आएगा। यही आएगा, ठीक है। ओके, अब बताओ। प्रिंट के अंदर सर कोई एक सिंगल लेटर प्रिंट कराएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? तब भी वो स्ट्रिंग है, मतलब कि एस लिख दिया या टी टी सब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का। सब स्ट्रिंग। पाइथन के अंदर सब स्ट्रिंग है। यही काम अगर आपने सी में किया होता तब आप उसको कैरेक्टर कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। यहां पर सब आपके लिए स्ट्रिंग है। अब क्या आएगा? तब भी सर वही आएगा। चलिए, अब अगर इसको हम रन करते हैं तो हमारे पास आएगी एरर। देखें, देखिए, रीजन भी बताता हूं क्यों आएगी। आ गई एरर। अब समझते हैं एरर क्यों आ रही है। भाई खुद सोचो, यहां से मेरा डबल कोट स्टार्ट है, सही है, ये मेरा ओपन हो गया, ठीक है, ये आगे बढ़ा, यहां पर जैसे ही पहुंचा यहां पर क्या मिल गया इसे अपना क्लोज, सही है ना। तो यहां तक तो ठीक था उसके लिए। फिर ये आगे बढ़ा, अगेन इसे एक और ओपन दिखा, और फिर आगे बढ़ा, फिर ये क्लोज दिख गया, सही है। ओपन क्लोज हो रहा है। बट ये हाउ का क्या, हाउ को क्या समझेगा ये? हाउ तो उसके लिए कुछ है ही नहीं ना। तो इसलिए आपके पास एरर आ रही है। तो ध्यान रखिएगा, डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स और सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स आप यूज नहीं कर सकते, डायरेक्टली आप यूज नहीं कर सकते। बट हमें आउटपुट भी चाहिए। तब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं एस्केप कैरेक्टर्स। कुछ नहीं करना भाई, इन दोनों की वजह से तो एरर आ रही थी मेरे पास। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है एस्केप कैरेक्टर का, और ये है आपका एस्केप कैरेक्टर, बैकवर्ड स्लैश। जहां जहां एरर थी वहां वहां आपने लगा दिया, बस। अब एस्केप कैरेक्टर क्या कहता है समझते हैं दोबारा से। यहां से मेरा ओपन स्टार्ट हुआ, आगे की तरफ बढ़ा, जैसे ही ये यहां पर पहुंचा और इसे यहां पर दिखा अच्छा एक एस्केप कैरेक्टर है, मतलब एस्केप कैरेक्टर बोलता है जो भी मेरे आगे जस्ट लिखा होगा उसको क्या कर दो, एस्केप कर दो और आगे बढ़ जाओ। तो ये इसको एज इट इज ऐसे ही छोड़ देगा, मतलब इस डबल कोट की बात कर रहा हूं मैं, डबल कोट को एज इट इज छोड़ देगा और आगे बढ़ जाएगा। फिर आगे बढ़ा, फिर से आगे बढ़ा, फिर से उसने देखा अच्छा बैकवर्ड, एक और बैकवर्ड है, मतलब एस्केप कैरेक्टर है, किसके आगे लगा हुआ है, इस डबल कोट्स के आगे लगा हुआ है, इसको भी एज इट इज छोड़ देगा। फिर आगे बढ़ा, फिर क्या मिल गया उसे, क्लोज। यहां से ओपन हुआ और वहां जाकर क्लोज हो गया। अगर अब आपने रन किया होता तो अब आपके पास एक्चुअल आउटपुट मिल जाता, ठीक है। तो एस्केप कैरेक्टर इस तरीके से यूज किए जाते हैं, सही है। आया समझ में एस्केप कैरेक्टर का? एक छोटा सा क्वेश्चन, मुझे ये सिंगल कोड प्रिंट करना है, ये प्रिंट करना है मुझे, कैसे कराओ? प्रिंट, डबल कोट्स और फिर सिंगल। ठीक है, रन किया आपने, हो गया। अब मुझे ये प्रिंट करना है, क्या बोलते हैं, ये जो बैकवर्ड स्लैश था ना, मुझे यही प्रिंट करना है, बैकवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश। और इन दोनों का सिंगल कोट्स। ऐसे बोल रहे हैं आप? हाँ, सर आप क्या ऐसे क्या बोले हैं, क्या? मुझे ये प्रिंट करना है, ये एस्केप कैरेक्टर ना मेरा ये एक, मुझे यही प्रिंट करना है, कैसे करेंगे? डबल कोट के अंदर स्लैश डाल के प्रिंट करना है। एक ऑप्शन मेरे पास ये आया जो उन्होंने बताया, आकाश साहब ने बताया, एक ऑप्शन आप बता रहे हैं कि ये कर दो,
है ना? और बताओ कौन सा नीचे वाला? ठीक है। और कोई? सुनील साहब बताओ। ऊपर वाला, ठीक है। अनमोल मैडम बताइए। चलो ठीक है। अगर मैं रन करता हूं, दोनों ही रन करके दिखाता हूं आपको। रन किया मैंने, क्या आया? एरर आ गया। एक मिनट, इसको पहले देखते हैं, रन कराते हैं इसको। कुछ आया इसके अंदर? नहीं आया ना? अब इसको दिखाता हूं। इसको रन कराएंगे तो आपको डायरेक्टली एरर ही दे देगा। एरर ही दे रहा है तो फिर मतलब दोनों में से किसी भी केस में नहीं मिला फिलहाल तो फिर क्या करें? शुभम साहब बताओ। नहीं सर, तो यही करने वाला था, एरर आ जाएगी। हाँ बिल्कुल ठीक है। खुद सोचो, अभी अभी आपसे मैंने कहा कि भाई अगर मुझे किसी को एस्केप करना है तो मैं क्या यूज कर लूं? एस्केप करेक्टर। तो मैं अगर एक और एस्केप करेक्टर यहां लगा दूं तो ये वर्क कर जाएगा? कुछ ऐसा। रन कराता हूं अगर, आ गया। क्यों आ गया? जैसे ही इसने रीड करना स्टार्ट किया उसको क्या मिला? पहला एस्केप। और ये क्या कहता है कि मेरे आगे जस्ट जो भी लिखा होगा मैं उसको एज इट इज छोड़ दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। तो इसने एज इट इज इसको छोड़ दिया और प्रिंट करके आपको दे दिया। सिंपल। सही है? आया समझ में कि कहां पर गलती हो रही थी? डबल एस्केप प्रिंट कराएंगे तो 4 एस्केप। अगर ऐसे 4 एस्केप कुछ बता, कोई बताएगा इसका आउटपुट क्या आ सकता है? 3 होगा सर। सर ये नहीं होगा, एरर आएगा। आ गया एरर? क्यों क्यों एरर आया? समझते हैं इसको। भाई देखो यहां पर पहला एस्केप कैरेक्टर मिला, उसने किसको एस्केप कर दिया? इस वाले को एस्केप कर दिया। फिर ये दोबारा एक और एस्केप मिला, उसने किसको एस्केप कर दिया? डबल कोट्स को, है ना? तो वो उसको समझ ही नहीं पाएगा। सही है, इसलिए आपके पास एरर आएगी। आ गया? देखा किसको एस्केप किया उसने? डबल कोट्स को एस्केप किया। ओके, तो कुछ इस तरीके से वर्क करते हैं। तो पाइथन के अंदर डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स और सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, आपको एस्केप करेक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है। इसी तरह आपके पास 3-4 हैं वैसे तो एस्केप करेक्टर। जैसे पहला तो यही है सिंपल। दूसरा है आपके पास, सपोज करो कुछ लाइन ऐसी लिखी होती, हेलो हाउ आर यू। मैं क्या चाहता हूं कि हेलो और हाउ आर यू के बीच में थोड़ा स्पेस ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा स्पेस आ जाए। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं बैकवर्ड स्लैश टी। बैकवर्ड स्लैश टी। बैकवर्ड स्लैश टी का मतलब होता है वन टैब स्पेस। मतलब हम टैब दबाते हैं ना अपने सिस्टम पे तो वो थोड़ा सा स्पेस आगे बढ़ा देता है, तो ये वही है। तो आपने बैकवर्ड स्लैश टी लगाया तो ये 4 स्पेसिस का छोड़ देगा, फिर आगे प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। आप जितने ज्यादा स्लैश टी यूज करोगे उतने ज्यादा वो स्पेस छोड़ता जाएगा। जैसे अभी मैंने एक ही यूज किया है और रन किया मैंने इसको, इतना स्पेस आया। ठीक है, अगर मैंने एक और यूज किया होता और फिर रन किया होता इसको, हो गया ज्यादा। तो जितने ज्यादा आप यूज करेंगे उतना ज्यादा आपको मिलता जाएगा। सही है, ये दूसरा एस्केप कैरेक्टर है। तीसरा आपके, और इसको बोलते हैं वन टाइम स्पेस। तीसरा आपके पास है स्लैश एन, बैकवर्ड स्लैश एन। उसको हम बोलते हैं न्यू लाइन या फिर नेक्स्ट लाइन। वो क्या करेगा, मैं क्या चाहता हूं हेलो और हाउ आर यू को, हेलो एक लाइन पर लिख कर आए और हाउ आर यू नीचे वाली लाइन पर लिख कर आए, तब हम यूज करते हैं स्लैश एन। स्लैश एन इसको बोलते हैं न्यू लाइन या फिर नेक्स्ट लाइन। रन करेंगे अगर तो हेलो एक लाइन में आएगा और हाउ आर यू नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो ये आपके पास 3 इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एस्केप कैरेक्टर्स। अब बताइए कहां पर समझ में नहीं आया? कौन सा समझ में नहीं आया? दोबारा बता देता है। और जैसे सर हाँ, हेलो को आप प्रिंट कराएं स्पेस देकर, उसको हमको सेंटर में प्रिंट कराना होगा सर। कहां पर? बीच सेंटर में कराना होगा। कितने? अब देखिए मैं यहाँ पर स्लैश टी लगा दूंगा, जी। यहाँ पर लगा दूंगा, यहाँ पर लगा दूंगा। 3-4 जितने भी आपको चाहिए 3-4 लगा लो आपके पास।
बढ़ता जाएगा स्पेस, सिंपल, ठीक है ना। जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे उतना, बट ध्यान रखिएगा स्लैश टी स्लैश एन या फिर स्लैश, ये हमेशा आपकी किस में यूज़ होंगे, डबल कोट्स के अंदर ही यूज़ होंगे, मतलब एक स्ट्रिंग के साथ ही यूज़ होंगे, ओके। अगर आप डायरेक्टली लिखोगे नहीं चलेंगे, ठीक है ना। स्लैश कैसे प्रिंट होगा? डबल स्लैश, कोई बताएगा डबल स्लैश कैसे प्रिंट कर सकते हैं हम, बताएगा कोई। अगर मुझे ये प्रिंट करना है, ये ना, हाँ बताओ कैसे प्रिंट होगा, कोई बताएगा प्रिंट, सोचो और बताओ। क्या मेरे पास ऐसा कोई सिनेरियो है मैं कर पाऊंगा ऐसा, सोचो। क्योंकि अगर मैं ये लिखता हूं तो भैया तो एक ही बार चलेगा, एक और बार लिखा तब भी एरर आ जाएगा, 4 टाइम्स ये अब लिखा तो रन कराएं, आ जाएगा। हाँ, सिंपल, ठीक है। और बताओ, और कोई क्वेश्चन आए समझ में सुल्तान साहब, जी सर। लग रहा है कुछ हार्ड, नहीं, हार्ड तो अभी तक नहीं लगा है। है ही नहीं हार्ड, लगेगा, आई थिंक इजी है। और बताओ, और किसी का कोई क्वेश्चन आ रहा हो किसी के मन में, चलिए अब छोटे छोटे फंक्शंस हैं हमारे पास, वो देख लेते हैं। मेरे पास, अच्छा इसे भी छोड़िए, वेरिएबल्स किसी ने सुने क्या होते हैं, अच्छा अभी अभी ने, हाँ एक चीज और, अभी हमने ये लाइन लिखी थी प्रिंट हेलो, है ना, आप लोगों ने कहा हाँ ये स्ट्रिंग है, सही है, आपने नंबर लिखा था, उसको आपने कहा कि ठीक है ये एक इंटीजर नंबर है, और यहां पर हमने इसको फ्लोट कहा था, सही है। ये तो मैंने आपको बता दिया तो ठीक है भाई, ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है और ये फ्लोट है, बट इसका प्रूफ क्या है कि जो मैं बोल रहा हूं ये सही भी है या गलत है, इसका क्या प्रूफ है। तब हमारे पास एक फंक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं टाइप फंक्शन। टाइप क्या कहता है कि जो भी आपने लिखा है इसका मुझे टाइप पता चल जाए कि वो किस टाइप का है, इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, किस टाइप का है। कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट इसके आगे क्या लिख दीजिए आप, टाइप, यहां पर भी लिख लीजिए टाइप, यहां पर भी आप लिख दीजिए टाइप, सही है। रन करा हमने अगर तो देखिए क्या मिला, क्लास str, क्लास int और क्लास फ्लोट, मतलब हेलो जो है वो हमारा कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, स्ट्रिंग क्लास से। नंबर 6 है, ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, इंटीजर क्लास से, और तीसरा वाला फ्लोट क्लास से। तो टाइप ही एक लौता फंक्शन है पाइथन के अंदर जिससे आप पता लगा सकते हैं कि किस टाइप का आपका डेटा है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है टाइप, बहुत जगह यूज होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। समझ में आया क्या कर रहा है, चलिए अब मुझे बताइए वेरिएबल्स आपने सुने, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कुछ सुनाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 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 बिल्कुल, और क्या होते हैं, जैसे ग्लोबल वेरिएबल हाँ हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही बात है। और 2-3 वेरिएबल का नाम याद है अभी माइंड में। ठीक है, क्या होता है वो नहीं पता। मैथ्स वाले वेरिएबल्स क्या कर रहे थे भाई साहब, एक लोकल वेरिएबल होता है। बिल्कुल। मैथ्स में आप वेरिएबल्स बनाते हो, वहां पर एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी आप बोल रहे हो, वो कर क्या रहे थे, क्या फायदा है उनका, कुछ तो कर रहे होंगे, क्या कर रहे थे, उसकी वैल्यू फाइंड आउट, अगर मिसिंग है तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, नहीं नहीं, वो तो अच्छा मैथ्स के टर्म में बता रहे हो। और क्या होता है मैडम बताइए, हाँ बिल्कुल सही बात है, वेरिएबल्स में डेटा स्टोर होता है। अब थोड़ा सा मैं इसको इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर इन विच यू कैन स्टोर समथिंग, कुछ भी स्टोर कर सकते हो आप, बट वेरिएबल्स बनाने के भी अपने कुछ रूल्स हैं, ठीक है। वो रूल्स क्या हैं,
वो समझते हैं। पहला रूल है हमारे पास, मैं रूल्स लिख देता हूं। पहला रूल है वेरिएबल्स बनाने के लिए कि वेरिएबल हमेशा, मतलब हमेशा नहीं, वेरिएबल्स स्टार्ट होते हैं आपके किससे? अल्फाबेट से। ठीक है, अल्फाबेट से स्टार्ट होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल आपके लिए a, b, c, जैसे आपने कहा x, y, z, जो भी आप कह रहे हैं, x, y, z, नेम कुछ भी हो सकता है, और एक्स वाई जेड 1 2 3। तो वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, बट स्टार्ट आपका अल्फाबेट से, पहला। सही है। दूसरा रूल है, पाइथन इवन हर लैंग्वेज में सिर्फ अंडरस्कोर ही एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर है जो यूज होता है वेरिएबल्स बनाने के लिए। अंडरस्कोर ये वाला, ठीक है। एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको, क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ए अंडरस्कोर बी, एक्स वाई जेड अंडरस्कोर 1 2 3, ठीक है। ए बी सी अंडरस्कोर 1 2 3, जो भी आप लिखना चाहें, अंडरस्कोर है, वेरिएबल है। तो ये दो आपको ध्यान में रखने हैं कि वेरिएबल्स अल्फाबेट्स हो सकते हैं, ठीक है। अंडरस्कोर आ रहा है तो भी वैलिड है। तो इन दो से तो आप वेरिएबल्स बना सकते हैं। कुछ रूल्स ऐसे भी हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं कि वेरिएबल्स उनसे नहीं बनेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, कभी भी वेरिएबल्स, ये तो फिक्स है, कभी भी वेरिएबल्स नंबर से नहीं बन सकता, कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर्स। एग्जाम्पल 1 2 3 1 2 3 1 1 ए बी सी, कुछ ऐसा आपने बनाया है ना, या फिर आपने लिख दिया 5 6 6 7 ए बी सी, कुछ भी लिख दिया आपने, नंबर से स्टार्ट हो रहा है, वैलिड नहीं है, आप नहीं बना सकते। तीसरा ये है। चौथा है, वेरिएबल्स आप जो बना रहे हैं, अल्फाबेट्स जो आप ले रहे हैं, ए अंडरस्कोर बी लिया हमने, कभी भी स्पेशल अंडरस्कोर को छोड़कर अगर आप कुछ और यूज कर रहे हैं तो वो हमेशा नॉट अलाउड है। मतलब अगर आपने लिखा a@b, नॉट अ वैलिड वेरिएबल, ठीक है। आपने अगर a@b लिखा, या फिर आपने लिख दिया a.b, या फिर आपने लिख दिया a स्पेस b, स्पेस भी अगर आपने प्रोवाइड करा दिया तो वो भी एक वैलिड वेरिएबल नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। लास्ट है, पाइथन के अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं, हर लैंग्वेज में होता है, 32 कीवर्ड्स फिक्स्ड होते हैं जिनका अपना कुछ मीनिंग होता है, जैसे इफ, एल्स, क्लास, बहुत सारे। तो वो जो कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स से भी आप वेरिएबल्स नहीं बना सकते। जैसे कौन कौन से हैं वो नाम बता देता हूं मैं। इफ, एल्स, क्लास, ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे वो भी मैं दिखा दूंगा कि कहाँ से आप देख सकते हो इनको। तो अगर इनसे भी आप अगर वेरिएबल्स बना रहे हैं तो ये भी वैलिड नहीं है। अब मुझे बताओ पांचों में से कौन सा समझ में नहीं आया। ऊपर के दो जो हैं, ये वाले, ये दोनों से आप वेरिएबल बना सकते हैं और इनसे आप वेरिएबल नहीं बना सकते। अब बताइए कौन सा समझ में नहीं आया। सही है, कोई क्वेश्चन इसमें? ठीक है, कोई क्वेश्चन मैडम? चलिए, तो मेरे पास, अब मैं पहले बता देता हूं कि कैसे बनता है। x = 5, मतलब आपने एक x नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर आपने क्या स्टोर कर दिया? 5। कैसे प्रिंट करेंगे? प्रिंट, अब मुझे बताओ मेरे को यहाँ पे डबल कोट्स यूज करने चाहिए या नहीं? नहीं सर, नंबर है, क्यों? मतलब इंटीजर्स है। नंबर, अच्छा, मैं तीनों लिख देता हूँ। y = हेलो लिखा मैंने, ठीक है, और z = मैंने लिखा 6.7, मैंने ऐसा लिखा। तीन अलग अलग वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना। मुझे तीनों को प्रिंट करना है, तो मुझे बताओ कि मैं इनमें डबल कोट्स लगाऊं या नहीं। लगाएंगे सर, क्योंकि स्ट्रिंग है। तो आप कह रहे हैं मैं ऐसा लिखूं, ऐसे ऐसे लिखूं, पक्का? नहीं सर, वेरिएबल्स में तो ऑलरेडी यूज है ना। बिल्कुल, याद करो डबल कोट्स की डेफिनेशन।
कि डबल कोट्स के अंदर, प्रिंट के अंदर डबल कोट्स में लगाता हूँ और उसके अंदर मैं कुछ भी लिखता हूँ वो string तो वो एज इट इज प्रिंट कर देगा, नहीं कर देगा? हाँ, तो ये तो एक्स को एज इट इज प्रिंट कर देगा, नहीं है। बट मुझे क्या प्रिंट करना है? एक्स की वैल्यू। तो जब भी हम वेरिएबल्स बनाते हैं तो कभी भी ना तो आप सिंगल कोट्स यूज करेंगे ना ही डबल कोट्स यूज करेंगे। अगर अभी आप रन करेंगे तो देखिए आएगा क्या आउटपुट, एक्स वाई जेड आ जाएगा आपके पास, बट हमें तो वैल्यूज चाहिए थी ना। तो कभी भी चाहे वो नंबर हो चाहे वो फ्लोट हो और आपने वेरिएबल में असाइन किया हुआ है तो कभी भी आप डबल कोट्स या सिंगल कोट्स यूज नहीं करेंगे। अब रन करेंगे, आ गई वैल्यूज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बताइए कोई क्वेश्चन हो। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, बताइएगा। मैंने लिखा एक्स वाई जेड अंडर स्कोर 1 2 3 सी अंडर स्कोर 1 5 6 7 अंडर स्कोर 5 6 7 ए बी सी अंडर स्कोर 1 2, अच्छा हो गया, अंडर स्कोर ए बी सी और ओनली अंडर स्कोर। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, मुझे बताओ इनमें से कौन से वैलिड वेरिएबल्स हैं और कौन से इनवैलिड वेरिएबल्स हैं, तो आप क्या कहेंगे? एक और बना देता हूं मैं, बीच में कहीं बना देता हूं। अब बताइए। थर्ड तो इनवैलिड है। सर नंबर 3 नंबर थर्ड इनवैलिड है को छोड़ के बाकी सारे वैलिड है। चलिए, आपने कहा ये इनवैलिड है, बाकी सारे वैलिड है। बाकी सब वैलिड है। सर 1 to 5 वैलिड अंडरस्कोर का है। नहीं पता लेकिन बाकी सारे वैलिड है। अंडरस्कोर भी वैलिड है। ओके, देखते हैं, ये भी वैलिड कह रहे हैं आप लोग, और 1 2 वैलिड है। ये भी वैलिड कह रहे हैं आप लोग, ये दोनों भी आप वैलिड कह रहे हैं, ऊपर वाले, लास्ट ये वाला 6 वाला, और वाला सर इनवैलिड है। 4th वाला इनवैलिड है। चलो, आपने कहा इनवैलिड है, ठीक है। यार नेट चला गया। आपने कहा, और लास्ट वाला बच गया, लास्ट वाला तो बताओ। लास्ट वाला भी सर मेरे हिसाब से इनवैलिड है। इनवैलिड है, चलो ठीक है। ये वाला भी आपने कहा इनवैलिड है, ये वैलिड है सर। कुछ कह रहे हैं वैलिड है। अगर कोई कुछ नहीं निकालना वो जीरो का टिकट करता है या नहीं करता? चलो बताओ, और कौन सा बच गया, और कोई सा बच गया? बाकी सब इनवैलिड है, ठीक है। ये आपने कहा ये भी इनवैलिड है, फर्स्ट सेकंड और 5 सर वैलिड है सर। ठीक है, इनवैलिड है। और कोई ऑप्शन, और किसी का कोई ऑप्शन चेंज करना चाहता है तो कर लीजिए, मल्टीपल चॉइस है आपके पास, बताइए। चलिए, समझे? शुभम साहब बताओगे, कुछ अपडेट करना चाहोगे इसमें? सर बस 3 नंबर वैलिड इनवैलिड है, बाकी सब वैलिड बाकी सब वैलिड है, बस नंबर 3 इनवैलिड है। ये वाला इनवैलिड है, ये तो सबका इनवैलिड आ रहा है, ठीक है, ये तो फिक्स है। चलो, इसको तो मैंने हटा दिया। पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला वैलिड है, ठीक है, कोई इशू इसमें किसी को? वैलिड है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वैलिड, सही है। ये वाला, ये भी वैलिड है। ये वाला कुछ ने कहा ये वैलिड है और कुछ ने कहा ये इनवैलिड है, तो किसने कहा ये इनवैलिड है और किसने कहा वैलिड है? वैलिड, 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 क्योंकि अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है इसलिए वैलिड। ठीक है। आपने कहा वैलिड है सर। इनवैलिड, वैलिड है। वैलिड है, इनवैलिड है, क्यों? सर आप बोले कि कभी भी हमेशा नहीं, स्टार्टिंग में बोला हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। अगर आपके पास अंडरस्कोर भी आ रहा है ना, अगर मैंने ये बोला होता, अगर मैंने ये बोल दिया होता कि ओनली कैन स्टार्ट विद अल्फाबेट्स, तब बात अलग होती, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। आप अल्फाबेट्स यूज कर रहे हैं या फिर आपने अंडरस्कोर लगा दिया है, तो ये एक क्या है? वैलिड वेरिएबल है, ठीक है। तो ये इनवैलिड नहीं है, ठीक है मैडम। नेक्स्ट वाला, वैलिड है। ये वाला क्यों इनवैलिड है? इसमें तो सब कुछ आ रहा है, ये तो सिंपल सा वैलिड सा है, क्योंकि एबीसी है और अंडरस्कोर है, ठीक है, तो ये भी वैलिड है। ये वाला कुछ ने कहा इनवैलिड है, कुछ ने कहा वैलिड है, वैलिड है। अंडरस्कोर से स्टार्ट ये भी वैलिड है। ये वाला है। वैलिड है। बिल्कुल, जिसका नॉट श्योर, सही बात है। अंडरस्कोर आपने बताया वैलिड, तो कहते हैं वो है।
अभी हमने थोड़ी देर पहले ये सीखा कि ओनली अंडरस्कोर ही एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर है जो अलाउड है ना भाई, है ठीक है, सही बात है, बट इसका प्रूफ क्या है? भाई इसका प्रूफ तो होना चाहिए कुछ। ये एक वैलिड वेरिएबल है, सही बात है, बट इसका कोई ना कोई तो प्रूफ होगा ही होगा। ठीक है, तो वो प्रूफ देखते हैं कि क्यों वैलिड है, देखते हैं। अब देखिए इधर की तरफ, भाई पाइथन इतना स्मार्ट तो है कि अगर मैं यहां लिखता हूं 6+6, आउटपुट आपको आंसर लाकर दे देगा। क्या आएगा? 12 आएगा। बट ये 12 कहां से रहा है? कहीं से तो आ रहा होगा भाई, कहीं ना कहीं तो जाकर स्टोर हुआ होगा। तो अंडरस्कोर ही वो वेरिएबल है जहां पर जाकर ये स्टोर हुआ। कैसे? अगर मैंने सिंपल यहां पर अंडरस्कोर लिख दिया, मैंने स्टोर तो नहीं किया था ना इसको, बट मैंने अंडरस्कोर लिख दिया और एंटर प्रेस किया, तो मुझे क्या मिला? फिर से 12 मिला। सही है। तो पाइथन के अंदर ये एक टेम्पररी वेरिएबल की तरह काम करता है, एक स्टोरेज की तरह काम करता है। अगर आपने इसको अपडेट कर दिया होता, अगर ये कर दिया होता, अब अगर मैं अंडरस्कोर यूज कर रहा होता तो क्या मिलता? 40। अपडेट हो गई वैल्यू। सही है। ओके, समझ में आया क्यों वैलिड है ये? तो ये रीजन है इसका। चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है, थोड़ा सा मैं एड्रेस के बारे में बताता हूं आपको कि आप किसी वेरिएबल का एड्रेस कैसे प्रिंट कर सकते हैं। सपोज करो x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 5 है, ठीक है। y एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 6 है। ओके, मैंने कहा प्रिंट करो x और y को, x और y को। तो भाई आपके अकॉर्डिंग आंसर सिर्फ 5 और 6 ही आना चाहिए। सही है। बट ये कहां जाकर स्टोर हो रहे हैं? सिस्टम के अंदर। कहां जाकर? मेमोरी के अंदर कहां जाकर स्टोर हो रहे हैं, हमें वो पता करना है। तब हमारे पास एक टर्म आता है, एक फंक्शन मिलता है हमको, जिसको हम बोलते हैं आईडी। भाई जैसे हमारा एड्रेस होता है घर का, तो इस ये भी एक एड्रेस देता है, कहां जाकर ये स्टोर हुआ, रजिस्टर्स में कहां जाकर स्टोर हुआ, उसको हम बोलते हैं आईडी। एक फंक्शन है आपके पास जो आपको क्या बताएगा? इसका एड्रेस। बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो ये इनके एड्रेस हैं। ये कहां जाकर स्टोर हो रहे हैं? सिस्टम के अंदर, रजिस्टर्स में, मतलब इनमें सिस्टम्स में रजिस्टर्स वगैरह होते हैं, वहां पर जाकर जहां स्टोर हो रहा है, ये उसका एड्रेस है। सही है। दोनों का एड्रेस अलग अलग क्यों है? कोई रीजन? वेरिएबल्स हैं और दोनों की अलग अलग वैल्यूज हैं। सही है। अब अभी भी दोनों है तो अलग ही, बिल्कुल अलग है, सही बात है। इसलिए अलग 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 एड्रेस आना चाहिए, ऐसा कुछ हाँ नहीं सर, सेम आना चाहिए। सेम आना चाहिए। ओके ठीक है, एक्स और वाई सेम आना चाहिए से क्या फायदा है और डिफरेंट आने से क्या फायदा है? पहले ये बता दीजिए एड्रेस क्या है। एड्रेस ये देखो, क्या कर रहा है? सिस्टम के अंदर भाई मेरा कुछ एड्रेस है घर का, मैं वापस कहीं ना कहीं तो जाऊंगा रहने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह ये जो नंबर्स बने, ये जो वेरिएबल्स बने, ये सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं तो जाकर स्टोर होंगे ताकि आप बाद में यूज कर पाए। तो कहीं अलग अलग ही देगा। अलग अलग देगा, ठीक है। समझिए ना क्या एड्रेस है यहाँ पर। चलिए अब समझते हैं। अब पहला आउटपुट दिखाता हूं मैं आपको, फिर समझाता हूं। आउटपुट देखिए इसका क्या आया, सेम आया। क्या रीजन है? क्या हो सकता है रीजन? भाई सोचो, मेरे पास एग्जांपल में पहला एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। भाई मेरा एड्रेस और मेरे फादर का एड्रेस सेम ही तो होगा, सही बात है। बट इससे कंपेयर मत करना, मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने एक्स के अंदर 5 को स्टोर किया, एक वैल्यू है 5। सेम दूसरा वेरिएबल बनाया, बट मैंने स्टोर क्या किया उसके अंदर भी? 5 को ही स्टोर किया, ठीक है। अब ये एड्रेस अलग अलग क्यों नहीं आया? अगर ये एड्रेस अलग अलग आता है तो भाई मेरी तो मेमोरी वेस्ट जाएगी, सिस्टम के अंदर रैम खत्म नहीं हो जाएगी इस तरीके से। तो 50-60 हज़ार वेरिएबल्स बना दोगे, सबके अगर अलग अलग है सारे और सबकी सेम वैल्यू भी है, सबको अलग अलग एड्रेस दे दोगे, तो भाई मेमोरी तो वेस्ट जा रही है इस केस में। मैं समझाता हूँ कैसे। अगर कल को अगर ढूंढना होगा तो एड्रेस से ढूंढेंगे या वेरिएबल से ढूंढेंगे? वेरिएबल से ढूंढेंगे, क्योंकि भाई एड्रेस तो सेम है। अब देखिए चल कैसा रहा है। सपोज करो कैसे स्टोर रहा हूं, मैं बता रहा हूँ, विजुलाइज करना। ये एक बॉक्स बनाता है,
रजिस्टर्स के अंदर एक छोटा सा बॉक्स बनता है बेसिकली, इसके अंदर ये 5 जाकर स्टोर हो गया। ये किसके लिए स्टोर हुआ? पहले x के लिए, सही है। फिर आपने नेक्स्ट एक और बना दिया y इक्वल टू 5। भाई मुझे बताओ, मुझे सेम ही तो वैल्यू एक्सेस करनी है। जब मुझे सेम ही वैल्यू एक्सेस करनी है तो मैं क्यों ना इसी के एड्रेस से जाके ढूंढ लूं। अगर मैं नया एड्रेस बना देता हूं तो वो तो फिर मेमोरी वेस्ट करने वाली बात हो गई कि आप एक दूसरा घर बना रहे हो, वहां पर जाके आप सेम वैल्यू को ही रख रहे हो। सही है, समझ में आ रहा है क्यों? इसीलिए पाइथन के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, इसी की वजह से। सर इसे पॉइंटर्स भी बोलते हैं। पॉइंटर्स बोल सकते हो जब आप सी यूज करते हैं, बट पॉइंटर का इसमें कॉन्सेप्ट नहीं होता है। एड्रेस का यूज क्या होगा? एड्रेस का यूज बहुत है। जब आपको मतलब इसमें एक छोटा सा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा ही क्वेश्चन है कि अगर मैं वैल्यू चेंज करता जा रहा हूँ, अपडेट करता जा रहा हूँ, अपडेट करता जा रहा हूँ और फिर दोबारा से सेम यूज कर रहा हूँ, तब मेरे को एंड में जाकर समझ ही नहीं आएगा मैं कर क्या रहा हूँ, कौन सी वैल्यू इक्वल है, कौन सी वैल्यू इक्वल नहीं है। मैं किससे जज कर पाऊंगा? उसके एड्रेस से। अगर एड्रेस सेम है तो हाँ उनकी वैल्यू भी सेम है, ठीक है। तो इनमें प्रोग्राम्स बनते हैं, पूछे जाते हैं प्रोग्राम, बट हाँ इतने लेवल पे नहीं पूछे जाते। अब अगर यही काम आपने किसी और लैंग्वेज में किया होता, पाइथन को छोड़कर किसी और लैंग्वेज में किया होता, तो डेफिनेटली आपको ये डिफरेंट मिलते हैं। बट पाइथन के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। इसीलिए अच्छा है क्योंकि भाई मेमोरी वेस्ट नहीं होगी इसमें, आपकी मेमोरी कम यूटिलाइज होगी। समझ में आ रहा है? तो इससे आपको एड्रेस मिलते हैं। अब बताओ किसी को क्वेश्चन हो। वेरिएबल सेम रहा तो सर तो वाई भी एक रहा हाँ तो बिल्कुल सही बात है। अब सपोज करो x इक्वल टू 5 है और फिर से मैंने x इक्वल टू 6 कर दिया, तो इसका क्या होगा? इसका मीनिंग क्या होगा कोई बताएगा? और फिर मैं प्रिंट कर रहा हूं x को, तो आपके अकॉर्डिंग क्या प्रिंट होना चाहिए? एरर आएगा। एरर नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा, एड्रेस अलग हो गया तो एड्रेस अलग आएगा। चलो दिखाऊं, किसका एड्रेस प्रिंट करूं? y तो है ही नहीं मेरे पास, एड्रेस तो एक ही बार मिलेगा मुझे, सही बात है। क्या एड्रेस आएगा? जो भी एड्रेस आएगा XYZ, कुछ भी एड्रेस नंबर आएगा। ऊपर चेंज कर नंबर चेंज करें? चलो नंबर भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब अलग अलग कितने एड्रेस आएंगे? एक या दो? दो क्यों? वेरिएबल तो एक ही है मेरे पास, x ही तो है। वैल्यू तो दो है। तो सोचो, मैं किसको प्रिंट कर रहा हूँ? x को ही तो प्रिंट कर रहा हूँ भाई। x, अब समझो इसका, इस लाइन का मतलब समझो है क्या। पहले x की वैल्यू आपने दे दी 5, फिर आपको बाद में जाके रियलाइज हुआ अच्छा नहीं इसकी वैल्यू तो 6 थी, आपने क्या कर दी? वैल्यू को चेंज। तो इससे क्या हुआ? अपडेशन हुआ, सेम वेरिएबल का अपडेशन हुआ। समझ रहे हो? सपोज करो ये एड्रेस होता उसका, ये 5 इसमें स्टोर कर लिया था, बाद में आपने ये लाइन लिख दी, तो इस वैल्यू को हटाकर वो क्या स्टोर कर देगा सेम एड्रेस पर जाकर? 6, ठीक है। अगर आप इसको प्रिंट भी करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? 5 या 6? अपडेटेड वैल्यू। अपडेटेड वैल्यू कैसे पता चलेगी? जो बाद में लिखी जाती है वो आपकी अपडेटेड वैल्यू होती है। आपने पहले 6 दिया, 5 दिया था, सेम वेरिएबल को आपने फिर से चेंज कर दिया न्यू वैल्यू से, ठीक है। और अगर आप 5 लिखते हैं तो भाई इस लाइन को तो कोई सेंस ही नहीं है। सिंपल, एक्स की वैल्यू पहले भी 5 थी, अब भी 5 है, क्या ही फर्क पड़ गया उससे। बट हाँ आपने चेंज कर दिया होता तो अब एक्स की वैल्यू 5 से कितनी हो गई है? 6 हो चुकी है। ये ध्यान रखिएगा, ओके। रन करते हैं, देख लीजिए। अब बताइए और कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेरी? ऊपर से तो नहीं जा रहा किसी के? नहीं तो नहीं आ रहा? तेज तो नहीं पढ़ा रहा यार मैं? नहीं सर ठीक है। ठीक है इतनी स्पीड? अनमोल मैडम बताइए, आपके साथ वो थे गौतम साहब, वो सुबह ही आएंगे, उनसे बोल दो शाम को ज्वाइन कर लें आपके साथ ही। अच्छा ठीक है, ठीक है। चलिए बताइए, कोई और क्वेश्चन हो, कोई और क्वेरी हो? आज के लिए बहुत है या सर के ऊपर से तो नहीं जानना कुछ भी? मुझे बता दो अभी, क्योंकि जब तक आप इसे खुद से चलाकर नहीं देखेंगे ना तब तक प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो कोशिश करिए लैपटॉप में खुद से टाइप करने की, डाउनलोड करिए ORG, मतलब पाइथन को डाउनलोड करिए, एनाकोंडा को डाउनलोड करिए और VS को डाउनलोड करिए, बस सफिशिएंट है। सर हम ये अभी किस पे टाइप कर रहे हैं अभी? रैपल मैंने बताया ना, मैं जनरली जो दिखाता हूँ ना आपको आउटपुट तुरंत तुरंत दिख जाए,
इसीलिए मैं रैपल यूज करता हूँ। ये एक ऑनलाइन है, ये नेट पे ही चलेगा। वैसे तो मेरा पाइथन इंस्टॉल है तो हाँ बस पाइचाम पे करिए, कोई इशू नहीं है, पाइचाम पे करिए। आपको जिस पे अच्छा लगता है आप उस पे करिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस चीज के लिए, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए, जी सर। है ना। बताइए आगे बढ़ना है या रुकना है, मुझे बताओ। आप जो नहीं आप बताओ यार, पढ़ना तो आप लोगों को है, आप लोग बताओ। बेसिक है ये, बहुत छोटा छोटा है। और आगे सर ये इतना बहुत था। इतना बहुत है, इनफ है सर। इनफ है। पहले दिन में तो इतना इनफ ही है यार। हाँ धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ जाओगे, थोड़ा यूज टू होने लगोगे इन चीजों को, तब आपको समझ में आना। आज के लिए इतना रखें। नोट्स वगैरह सर प्रोवाइड करेंगे। हाँ यार एक सेकंड मेरे को वेट वेट